तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। इसके अंदर हम दो लॉज पढ़ने वाले हैं। उसकी डेफिनेशन ऑल्दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके मीनिंग इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दो टाइप के लॉज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। एक है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिजिक्स के बच्चे इसको 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे जिनके पास फिजिक्स है, और जिनके पास नहीं है ऑफ कोर्स वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये दोनों लॉज हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं तो आपको ट्राइंगल लॉ बताने वाला हूँ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स के पास दो चीजें होती हैं। पहला, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ उसके पास क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो मान लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है। अब दूसरा वेक्टर है, ऐसे मान लो एक बी वेक्टर, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये है। अब मैं यहाँ पे आपको ना एक चीज बता देता हूँ। एक ना होते हैं फ्री वेक्टर्स, हम बोलते हैं इन वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब समझ लो क्या होता है। बेटा फ्री वेक्टर्स का मतलब ये होता है, आप इन वेक्टर्स को सेम प्लेन पे उठा के कहीं भी रख सकते हो, बट उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो बी वेक्टर, और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। यानी कि ये जो बी वेक्टर है ना, इसको मैं इसी प्लेन पे उठा के ऐसे भी रख सकता हूँ, शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो शिफ्टिंग इज अलाउड, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। और आपके कोर्स में जितना भी केस है ना वेक्टर्स का, ये सारे फ्री वेक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे ये फ्री वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो बी है ना, आप इस बी को शिफ्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स अपने हिसाब से। तो हमें जब भी वेक्टर एडिशन करनी है यूजिंग ट्राइंगुलर लॉ, तो आपको क्या करना है? एक वेक्टर की, जिन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है ना, उसमें क्या करना है? उस वेक्टर का हेड, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल। ठीक है, तो इस वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखना है। तो ये कैसे रखा जाएगा? ये रखा जाएगा आपका ऐसे। यानी ये देखो, बी वेक्टर को एज इट इज मैंने शिफ्ट कर दिया। व्हाई? बिकॉज इट इज अ फ्री वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स फ्री, आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप ए को भी शिफ्ट कर सकते थे इधर, सेम थिंग। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने नेमिंग कर दिए ए बी सी। अब बात आती है कि अच्छा यार ये एडिशन का कैसे होएगा? तो देखो यहाँ पे एडिशन का बहुत सिंपल तरीका है। ट्राइंगुलर लॉ के हिसाब से क्या है कि ये जो दोनों वेक्टर्स जिनको आपको ऐड करना है ना, अगर आप उनको एक ऑर्डर में लिखते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और क्या कहते हैं, ये यहाँ पे ऑर्डर देखो डिस्टर्ब होने वाला है। अगर आप ऑर्डर वाइज चलते तो एरो आपका इधर बनता, क्योंकि इधर एरो, फिर इधर एरो आया इस वाले वेक्टर का, फिर इस वेक्टर का इधर एरो आता, बट कि ऐसा नहीं है। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? इसको हम आर वेक्टर से शो कर सकते हैं, रिजल्टेंट को। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप ये कह सकते हो, ये जो ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर है, देख लेना एक चीज का ध्यान रखना, ये बहुत मैटर करता है। आपने बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते यहाँ पे, बी ए लिखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। आर इज द रिजल्टेंट। अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि इसका एक बेसिक मीनिंग क्या है। मान लो कि कोई एक लड़का है, उसका स्कूल यहाँ पड़ता है इस वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे, बट ऐसी कोई रोड नहीं है, यहाँ बीच में घर वगैरह बने हुए हैं। तो वो बंदा पहले कैसे जा रहा है? पहले ए से लेके बी तक जा रहा है, बी से लेके सी तक जा रहा है। अगर देखा जाए उसका डिस्टेंस क्या बन रहा है? ए बी प्लस बी सी। ध्यान रखना, मैंने वेक्टर्स नहीं लगाया है, मैंने डिस्टेंस निकाला है। ये क्या माना जाएगा? डिस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ मैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर देता हूँ ना, ऊपर वेक्टर लगा दूंगा, तो आपको पता है डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने लिखा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो वो उसका ओवरऑल वो निकाल लेगा। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल से फाइनल का पूरा वो निकालेगा, और आपका रिजल्टेंट क्या आएगा इस बार? ए सी वेक्टर। तो आपसे अगर, यानी कि आपने क्या निकाल लिया इससे? ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना, जब मैंने वेक्टर नहीं लगाया था ना, तो ये डिस्टेंस था। और ऑब्वियसली एक बात को तो आप यहाँ पे मना भी नहीं करोगे कि ए बी प्लस बी सी, ये जो डिस्टेंस है, ये तो भाई सिंपल सी बात है, ग्रेटर है ए सी के। आप इस चीज का फर्क देखना,
अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि वेक्टर्स और नॉर्मल इक्वेशंस में क्या फर्क है। ए बी प्लस बी सी ऑफ कोर्स ग्रेटर होगा ए सी से, ये तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। बट व्हेन इट कम्स टू वेक्टर, देखो आपने क्या किया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, लेकिन ये ग्रेटर नहीं है, इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर आ रहा है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सिंबल्स। डायरेक्शन का इतना बड़ा रोल है। अगर आप इसको मैथमेटिकली सोचते तो आप कहते सर ये तो इम्पॉसिबल है, ए बी प्लस बी सी कैसे हो सकता है ए सी के बराबर। बट व्हेन इट कम्स टू वेक्टर्स तो यही चीज ट्रायंगुलर लॉ में हमें पता चलती है। अब हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, आप इसको समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे वेक्टर्स को ना मैं ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज नहीं करूंगा, मैं एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में अरेंज करूंगा। मान लीजिए आपके पास ये आया एक ए वेक्टर और दूसरा बोल दिया ये है बी वेक्टर। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन क्या था, आप इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ रख दो इसी ऑर्डर में। ठीक है, एक ऑप्शन और है, यानी कि मैंने अभी जो आपको बताया था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, उसमें आपको ये बताया था कि यार एक का क्या कहते हैं हेड दूसरे के टेल पे टच होना चाहिए। ठीक है, ये केसेस ना वेरी करते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस वाली चीज बताई थी ना, इससे पहले डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल दिया था, तो वहां पे वो चीज वैलिड थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा मान लो कि एक बोट है और वो बोट है इस पॉइंट, मान लो कि बोट है एक, ठीक है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो बोट है ना, एक ये रिवर है, ठीक है, रिवर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, इस डायरेक्शन। आप एक बोट लेके गए, बोट की डायरेक्शन आपने इधर कर दी, ऐसे लेके जा रहे हो आप, यानी कि ये एक ए बैंक है, ये बैंक है बी, आप अपनी बोट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, बोट को मतलब इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हो, लेकिन फ्लो इधर है, तो आपकी बोट कैसे ये वाला पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये हुआ क्यों है, ये हुआ है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वजह से। मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता फ्लो का, तो आपका रास्ता थोड़ा और ऐसे लंबा बनता, ठीक है, आप उतनी ही देर में वहां पे पहुंचते। मान लो लेकिन बोट और बोट की रोइंग स्पीड तेज होती तो और ज्यादा जल्दी ऐसे पहुंचते। तो यानी कि एक ऐसा केस हो गया कि एक ही पॉइंट पे आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप ये वाला लॉ को फॉलो कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मान लो कि क्या कहते हैं, इसी को प्रैक्टिकली देखें कि एक एक ही ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ओके, दूसरा बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये वाला। तो इसका फोर्स ये ए बी वेक्टर, इसका फोर्स ए वेक्टर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास छूट है कि हम इसी का एग्जैक्ट पैरेलल यहाँ पे बना दें और इसका भी एग्जैक्ट पैरेलल यहाँ पे बना दें। लेकिन ध्यान किसका रखना है, एरोस का। इसका एरो सेम यहाँ पे, इसका एरो सेम यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, सिंपल एज दैट। इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये। और आपने पढ़ा ही है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स क्या कहते हैं इक्वल होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, यहाँ से रिजल्टेंट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। अगर मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या कहते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, ये आर वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, एक्चुअल में हुआ क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही ट्रायंगुलर लॉ भी आ गया। कैसे, मान लो एक पॉइंट इन्होंने ये दे रखा है कि इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो आपने क्या किया, ये फ्री वेक्टर समझ के आपने एक तरह से यहाँ पे उठा के लगा दिया, और जैसे यहाँ पे लग गया तो आपको पता ही है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो आर वेक्टर के बराबर होएगा ही होएगा। और ये चीज यहाँ पे देखो, आपको अगर ध्यान हो, मैंने ये जो एग्जाम्पल बताया कि बोट अगर इस डायरेक्शन में है, इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर फोर्स लगा रहे हो, तो देख लो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एसी जो है वो डायगनल है, डायगनल एसी। तो एसी है, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के वेक्टर सम को, इस चीज पे ध्यान रखना है आप। और बाकी रही बात डेफिनेशंस की, आप ये दोनों एनसीईआरटी से कॉपी कर सकते हो, ऑल दो डेफिनेशंस कभी आती नहीं एग्जाम में। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टीज बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन है,
इसको नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। बाकी सिंपल कॉमन सेंस भी है इसमें। तो पहली बात तो भाई ये जो वेक्टर एडिशन है ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब आपको पता ही है, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव का मतलब अगर आप ऐसे लिखते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इट इज द सेम थिंग, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हो, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव भी होते हैं, मतलब ये एसोसिएट भी कर जाते हैं। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले ये दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर बाद में सी वेक्टर ऐड कर रहे हो, या फिर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर पहले ऐड हो रहे हैं, बाद में ए वेक्टर ऐड कर रहे हो, तो ये एसोसिएटिव भी है। ठीक है। तीसरा आप इसका बारे में वो लिख सकते हो कि एडिटिव आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी बचपन में। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लो आप। एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब होता है आपका, अगर किसी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर ऐड कर दो, ध्यान रखना वेक्टर में स्केलर ऐड नहीं हो सकता, जीरो वेक्टर ऐड करने की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर ही आएगा। या फिर जीरो प्लस ए वेक्टर कर लो, जीरो जीरो वेक्टर के अंदर कोई वेक्टर ऐड करो, आपको हमेशा ए वेक्टर, और इसको थ्योरेटिकली हम बोलते क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है वेक्टर चीज अलग होती है, स्केलर अलग होती है। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। अभी की क्लास में तो हम अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर करने वाले हैं। आगे की क्लास में हम लोग वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि कैसे दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर बताता हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ खास है ही नहीं। आपको क्या करना है, अगर बोल रहा है ये है लैम्डा, मान लो एक स्केलर, ठीक है। अगर आपने स्केलर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना वेक्टर्स के साथ, तो क्या कहते हैं, ये एज इट इज ही रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो इसका तो मेन आपको चीज अभी बाद में समझ में आएगी, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ये स्केलर क्या है, आपको मैं कुछ ना एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखो मान लो कि ये वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने ऐसे बनाया, ये पूरा का पूरा जो है ना ये ए वेक्टर है, इसको मैं अगर ए वेक्टर कहता हूँ। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, तो क्या होगा, आप पता क्या करोगे, इसके जैसे दो सेक्शन थे ना, अब ये चार सेक्शन बनाओगे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। ध्यान आपको किस चीज का रखना है कि स्केलर के ऊपर वेक्टर का साइन मत लगा देना, कहीं टू के ऊपर भी आप लगा रहे हो, ठीक है, टू के ऊपर नहीं लगा देना भाई, आपका ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक और दो, ऐसे यहाँ पे कितने सेक्शन है, एक दो तीन चार, क्योंकि ये इसका डबल। अगर आपको बोला जाए हाफ ऑफ ए वेक्टर, तो आप क्या करोगे, इसी का आधा बना दो बस, इसका इसका आधा, बट ध्यान रखना है साइन। तो ये हाफ ऑफ ए वेक्टर है, इसका विजुअलाइजेशन समझना। अब क्या कहते हैं, अगर टू है तो डबल हो गया, थ्री है तो ट्रिपल हो गया, वेक्टर जितना भी था उससे। अगर मान लो ये आ जाए माइनस टू ए वेक्टर, तो आप क्या करोगे, इसको एज इट इज ही बनाएंगे, बस एक फर्क हो जाएगा, माइनस आ गया ना, साइन चेंज हो जाएगा, हेड इधर आ जाएगा, टेल इधर आ जाएगा, सेक्शन आपके वही रहने वाले हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये आपका माइनस टू ए वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली अगर माइनस हाफ ए वेक्टर होता, तो आप इसको उल्टा बना देते ऐसे, लेकिन डायरेक्शन उल्टी करनी है, बट पैरेलली रहने वाले हैं, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये माइनस हाफ ए वेक्टर, तो कभी भी आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे अगर स्केलर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे यस, मैग्नीट्यूड पे तो जरूर अफेक्ट पड़ेगा वेक्टर के ओवरऑल मैग्नीट्यूड पे। और अगर कोई आपसे बोले कि डायरेक्शन में पड़ेगा, आप बोलोगे यस, डायरेक्शन पे भी पड़ सकता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, बट इसकी ओरिएंटेशन नहीं हो सकती। मतलब ऐसा है तो ऐसा नहीं हो जाएगा, डायरेक्शन पे असर पड़ सकता है, अगर नेगेटिव लोगे तो उल्टा हो जाएगा, बट वो पैरेलल ही रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको समझनी पड़ेगी, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे आपके साथ यूनिट वेक्टर का केस डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
यूनिट वेक्टर जैसा कि मुझे ज्यादा याद है लास्ट क्लास में भी एक बार मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है ये समझ लो। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है? यूनिट वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, समझो। इसका मेन काम पता है क्या है? इसका मेन काम है आपको डायरेक्शन बताना उस वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। और कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था। आप क्या करोगे, किसी भी वेक्टर का क्या कहते हैं, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, आप सिंपली एक काम करो। आपका काम है उस वेक्टर से डिवाइड कर दो उसी वेक्टर के मॉड्यूलस को, बात खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप उसको ऐसे करोगे। और आपको ये भी बताया था कि मॉड्यूलस क्या होता है वही वेक्टर का। तो यहाँ पे आप देख लेना, आप 3D पढ़ने वाले हो। 3D में एक्स वाई जेड तीनों टर्म्स आएंगे कोऑर्डिनेट के। तो आपका यहाँ पे अगर मान लो कि आपका वेक्टर आगे वैसे डिस्कस होने वाला है ये चीज, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, सॉरी वाई जे कैप, जेड के कैप, ये चीज अभी आगे डिस्कस होगी, मैं जस्ट अभी इसके बाद ही कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ये समझ लो, ये जो होता है ना ए वेक्टर का मॉड, ये रिप्रेजेंट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मैंने आपको इसके थ्रू नहीं समझाया था लास्ट क्लास में, मैं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू समझाया था। ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं कार्टेशियन, अभी आगे वेक्टर फॉर्म आएगी, कार्टेशियन फॉर्म्स आएंगी, दो तरीके की फॉर्म्स होती है 3D में आप पढ़ोगे। तो ये कार्टेशियन फॉर्म बोली जाती है जब आप यहाँ पे वेक्टर यूज नहीं करते। और जब आप ये फॉर्म बोलते हो तो ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है, जब आई कैप जे कैप जेड कैप। और ये क्या चीजें हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एक तो सिंपल चीज है। मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात करने वाला हूँ आपसे मैग्नीट्यूड के बारे में एंड डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, एक डायरेक्शन चीज होती है और दूसरी चीज होती है मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर इन दोनों चीजों से कंप्राइज होके बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ये भी पता है कि हम लोग 3D का केस कंसिडर करने वाले हैं। 3D का केस अगर हम कंसिडर करें तो इसको देखो, मैं एक डायग्राम के तौर पे आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट है P, दिस इज O, आपको हैबिट है इसकी ओ डालने की ओरिजिन को। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं ना एक वो बनाता हूँ ताकि थोड़ा आपको 3D व्यू मिले। सिर्फ इसीलिए ही आपको यहाँ पे मैं एक क्यूबॉइड बना के दिखा रहा हूँ कि आपको एक 3D व्यू जैसी फील है कि हाँ यार ये 3D में पॉइंट है, और कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये 3D में। ये आपका क्या कहते हैं, आपकी जेड एक्सिस हमेशा हम यही लेंगे, इसको एक्स एक्सिस लेंगे और इसको वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, ये जो P है एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताया था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब क्या हुआ, आप अच्छे से जानते हो कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ना, इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके एक्स कॉमा 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,y,0। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके क्या कहते हैं 0,0,z। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड है, आपको मैं बताया तो ये एक्चुअली स्केलर क्वांटिटीज होंगी। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया तो 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है। अगर मानो कि जस्ट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ सिर्फ सिंगल सिंगल मैग्नीट्यूड के बनाना चाह रहा हूँ, तो पता क्या बनेंगे, यही सेम सा डायग्राम बन जाएगा। क्या कहते हैं, मान लो ये आपका सेम डायग्राम है, मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो कि ये मैं कह रहा हूँ आपको यूनिट वेक्टर बनाना है इस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में बनाने का मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं आपको, कि आपको इसको ओ पॉइंट मानना है। अगर आप इसको ए मान रहे हो तो ओके, आप ए मान सकते हो इस पॉइंट को। सॉरी, ये एक्स ले रहे हो ना, एक्स वाई जेड। आप क्या कर सकते हो, अगर मैंने आपको बोला यूनिट वेक्टर, तो यानी कि आपको ये एक यूनिट का लेना है। यानी ये क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 1,0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0,1,0। इसके कोऑर्डिनेट 0,0,1। तो अब मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसको, इस वाले पार्ट को, इसको आप बोलोगे आई कैप। बताता हूँ, इसको हम बोलेंगे जे कैप, इसको बोलेंगे हम के कैप। अब ये यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, ये जो आई कैप होता है ना, ये यूनिट वेक्टर है
यूनिट, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्स एक्सिस, ठीक है। आई कैप, फिर जे कैप, फिर ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई जे के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब बात आती है कि अच्छा इसका फायदा क्या है। देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वेक्टर कंप्लीट कब होता है, जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो, राइट। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी तो वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, राइट। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात आती है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो ये मैंने आपको बोले यूनिट वेक्टर है, और आपको ये भी समझाया था ये यूनिट वेक्टर एक्चुअल में काम किसके आते हैं। देखो इनका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, तो हमें तो मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये काम में आते हैं डायरेक्शन बताने। अब मानो आप कि, तो देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए इस वाले पॉइंट को कंसिडर करिए, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, मेन बात तो सारी रिप्रेजेंटेशन की ही है कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा मुझे ना ये चाहिए, अगर आपको इसकी पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर अगर आप इसका निकालना चाहते हो, याद होगा आपको लास्ट क्लास में मैंने पोजीशन वेक्टर समझाया था। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का क्या होता है, ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है उसका पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाली है इस पी पॉइंट की, देखो आपको निकालना है ओ पी वेक्टर, ठीक है। आपको ये पता है कि ये ना 3D स्पेस में है, ठीक है, 3D स्पेस में। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं नेमिंग कर दूं, ये हो गया ए बी सी डी, ये तो पी पॉइंट है ही, डी ए बी सी डी, काफी है इतना मिल ले। अब आप ये सोचो कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका कोई भी वेक्टर होता है ना बेटा, वो वेक्टर डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। यहाँ पे लिखा है मैंने x, यानी कि लेंथ है x, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है x, और आपको पता है इसकी डायरेक्शन क्या है आई कैप। तो आप पता है ओबी वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर बोला जाएगा ओबी वेक्टर ये होएगा आपका एक्स आई कैप, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स आई कैप, राइट। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, ये वाला पार्ट, इसको देखो इस डायरेक्शन में भी ओ बी लिखा है ना मैंने, तो एरो अगर मैं मारूंगा तो देखो एरो कैसे लगेगा, ऐसे। यहाँ पे एरो क्या लगेगा, ये, यहाँ का एरो ऐसे, ठीक है। अभी आपने क्या कहते हैं वेक्टर एडिशन वाला वो पार्ट पढ़ा था, तो ये अगर एक्स आई कैप है तो ये क्या है वाई जे कैप। जैसे एक्स आई कैप है ना, ये एक्स इज द मैग्नीट्यूड एंड आई वेक्टर डिनोट्स कि जो मैग्नीट्यूड है ना ये ओ एक्स वाली डायरेक्शन, ठीक है, तो तभी ये कंप्लीट वेक्टर हुआ। इसके बाद हर एक कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो उसके तीन कंपोनेंट्स, मतलब क्या कहते हैं, तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड में भी। तो ये तो हो गया इतना। अब आप ये सोचिए एक्स आई कैप प्लस वाई, ये जो ओ सी है, अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपको याद है, तो ये पैरेललोग्राम ही बन रहा है ए बी सी डी। अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो ये क्या है इसका, ये इसका बन रहा है डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इन दोनों का एडिशन ही तो होता है। तो यानी कि ये जो अब आपका ओ सी वेक्टर है ना, ये आपका बन गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। रीजन ये है एक्स आई कैप, ये है वाई आई कैप, और ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये जो डायगोनल बन रहा है वो बन गया इतना, राइट। अब आप यहाँ पे भी देखिए ये भी बेटा 90 डिग्री होगा एपीसी के अंदर, ठीक है। चलो 90 डिग्री नहीं है तो आप, वैसे तो 90 डिग्री ही है, ऑब्वियस है। अब आप इसको देखिए, ये आपका इतना बन रहा है, जैसे ये था एक्स आई कैप, ये था वाई आई कैप, ये कितना होगा भाई, ये आपका ये वाला जो पार्ट होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा जेड के कैप, क्योंकि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नीट्यूड कितना, ये लेवल में है, जेड कैप का है। तो अब एक बात बताइए, अगर आपको इसका वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ लगाना, ये इतना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए सी वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर, ध्यान देना ए सी वेक्टर प्लस ये सी पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए पी वेक्टर, और ए पी वेक्टर ही तो आपका रिजल्टेंट है, ठीक है, फाइनल इस पॉइंट का, यही तो पोजीशन वेक्टर है इसका। तो आप ये लिख सकते हो ए सी वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, अभी आपने लिखा है, सॉरी यार ए मैंने यार एक कंफ्यूजन होगी कि मैंने ओ भी मान लिया पॉइंट, ए भी मान लिया, तो अब आप ए मत मानो इसको, ओ ही मानो,
ठीक है, ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं, ए को भूल जाओगे कोई पॉइंट। तो ये ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर। तो ओसी वेक्टर देख लो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सीपी वेक्टर कितना है, जेड के कैप। तो अब ध्यान रखना आप हमेशा, किसी भी पॉइंट के अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मैं बोलूंगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे इसको हम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है, ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं काम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि इन कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें, किन किन चीजों को हम क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना, इसके अंदर एक्स वाई जेड, ये आपको साफ पता चल रहा है, ये स्केलर कंपोनेंट है। दिस इज योर स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। अगर मैं इसके साथ ये लिखूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। स्केलर क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसको वेक्टर कंपोनेंट क्यों बोला, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। और ध्यान रखना कभी कभी ना इसको स्केलर कंपोनेंट को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये एज अ रेक्टेंगल मैंने आपको समझाया है, तो इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वेक्टर फॉर्म, मैंने आपको समझा दी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, विद रेफरेंस टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। ऐसे ही जे के अलोंग, के अलोंग, सारी चीजें। दिस इज इट। अब आप देखिए, जैसे आपने ये चीज सीख ली कि ये जो कभी भी पोजीशन वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका, वो हमेशा इस फॉर्म में ही लिखा जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आपको इसका वो निकालना है मैग्नीट्यूड, वो क्या कहते हैं, मॉड्यूलस निकालना है इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ओवरऑल मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ यानी मॉड्यूलस निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मॉडुलस पता है हमेशा क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो मैंने इससे पहले डायग्राम बनाया था ना, उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने ऐसे बनवाया था वो डायग्राम। यहाँ पॉइंट पी लिया था, ऐसे लिया था ये पॉइंट मैंने। अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट मैंने y लिया था, ये लिया था x, और ये वाला पार्ट मैंने लिया था z। तो अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर लगाओ, ये नीचे वाला, ये जो मैंने अभी डार्क किया ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस लगाओगे, ये जो डायगोनल है ना बेटा, ये डायगोनल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल में लगाओ, जो मैं अभी रेड से मार्क करने वाला हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप वो लगाओ, ये देख रहे हो आप, एक तरह से 3D रूम समझो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको लगाते हो पाइथागोरस थ्योरम को, तो ये जो है ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस पाइथागोरस से कैसे लगेगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ, इसको नाम रख लो ए, तो ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर अभी देख लो, ओ ए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक है, तो आप इसको ओ ए का होल स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी करना है इसका, वो देख लो, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना सॉल्व, और हो गया, मतलब आपको ओवरऑल यही करना है। अंडर रूट भी आएगा भाई इसमें, इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, इसमें अंडर रूट भी लेके आना पड़ेगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है, ज्यादा इसमें वो नहीं लगाना दिमाग। आपका काम है बस ये जानना कि अगर आपके पास एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हैं, तो आप उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो पूरे वेक्टर की, ऐसे आप अंडर रूट में ले लो उसके तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है, या फिर इसके साथ ये जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं स्केलर का होल स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट निकाल लो। पहले इनका स्क्वायर करो, सम करो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको लेंथ मिल जाएगी एक्चुअली उस वेक्टर की, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। अगर अभी भी आपके दिमाग में डाउट्स है, तो जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ, इससे सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
तो पहली देखिए कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर में मान रहा हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, मान लो क्या कहते हैं, ये है आपका 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। माइनस 6 को छोड़ो, चलो अभी समझाने के लिए माइनस 4k कैप ऐसा है। ठीक है, आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पता चल रहा है। अच्छा, ये जो ए है इसका पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है 3,4,6, इसके 2,5, -4। अगर मैं आपको बोलता हूँ ए कैप प्लस बी कैप, इन दोनों को ऐड करो, तो आप पता कैसे ऐड करोगे इसको? आई कैप वाले साथ में ऐड होंगे, आप ऐसे करोगे, और इसके साथ कॉमन आई कैप लगाओगे। सिमिलरली इसके साथ वाले लगाओगे आप ऐसे, +4 +5 जे कैप। मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये कंपोनेंट इसी कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। रीजन, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। आपको एक चीज तो पता ही होगी कि अगर इस डायरेक्शन में एक है, इस डायरेक्शन में एक है, अगर ये है 1 और ये है 1, तभी तो 1 + 1 2 बनेगा। सेम डायरेक्शन में होंगी तभी चीजें डायरेक्टली ऐड होंगी। बट मान लो आप एक तो इस डायरेक्शन का ले रहे हो 1, इस डायरेक्शन का ले रहे हो 2, मतलब तो ये दोनों तो आप ऐड ही नहीं कर सकते अगर हम प्रैक्टिकली बोले तो। प्रैक्टिकली तो ऐसे ऐड ही नहीं हो सकते क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने वेक्टर को 3 डायरेक्शन में बांट दिया पॉसिबल, एक्स वाई जेड, सबके कंपोनेंट्स अलग कर दिए, और हमने ये कहा कि सबके एक्स कंपोनेंट्स ऐड होंगे, सबके वाई कंपोनेंट्स अलग ऐड होंगे, सबके जेड कंपोनेंट्स अलग। इसका क्या होगा ऐड? 6 + -4 के कैप। तो ओवरऑल इफेक्ट पता है कितना आएगा? ये आएगा 5i कैप, इसका आएगा 9j कैप प्लस 6 + 4 माइनस, यानी कि 6 + -4 ये आपका हो गया 2k कैप। तो इनकी एडिशन हो गई आपकी इस तरीके से। ठीक है, ऐसी सब्ट्रैक्शन भी होगी। सब्ट्रैक्शन में बस ये जो बीच बीच में मैंने प्लस लिखा है ना, आप लोग सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दोगे। तो ये, तो आपको बस इसमें मेन ध्यान क्या रखना है कि सेम कंपोनेंट सेम से ऐड हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बंदा है, यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, बुक को तो नहीं, मान लो एक रॉक है, एक यहाँ पे क्या कहते हैं रॉक रखी हुई है। ठीक है, दिस इज अ रॉक। यहाँ पे एक इंसान आता है, उस पे ना मुक्का मारता है, और ये मुक्का कुछ ऐसे मारा है इसने। मान लो यहाँ पे ये टेबल सीधी सपोर्ट पे रॉक ऐसे रखी थी, यहाँ पे मुक्का मारा है इसने। ठीक है, अभी जो मुक्का मारा है, खैर छोटी सी रॉक है यार, ये ध्यान रखना, उसका मुक्का लग जाएगा मान लेना, या थर्माकोल की मान लो, चलो थर्माकोल है, कुछ भी है। यहाँ पे ये मुक्का मारेगा तो ये फोर्स फोर्स लगाया इसने। अभी जो फोर्स है ना, इसने हवा में मारी है ये बॉल। तो ये जो है, ये क्या कहते हैं, तीनों के तीनों डायरेक्शन में इसके फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक डायरेक्शन में जाएगा एक्स, इस फोर्स का ना, देखो बेटा जब भी कोई फोर्स लगाता है ना तो उसके तीनों कंपोनेंट होते हैं, कि थोड़ा फोर्स उसका एक्स डायरेक्शन में लगेगा, थोड़ा वाई डायरेक्शन में, थोड़ा जेड डायरेक्शन में। ये ऊपर भी गई है ना बॉल यहाँ पे। तो ये जो कंपोनेंट्स है, मान लो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ से जो ए बंदा है, इसने ऐसे ए वेक्टर मैंने नाम दे दिया, इसने ऐसा मारा है कुछ कि इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसने ऐसा मारा है। ये मान लो इसका जो फोर्स है ना, इसको ऐसे डिनोट किया। अब एट द सेम टाइम एक बंदा और आया और उसने ऐसे मार दिया बी। तो अब मान लो जो बी वाला है, इसने कुछ ऐसे मारा है कि यहाँ पे लग रहा है ये आपका 2i कैप प्लस प्लस नहीं, मान लो माइनस, माइनस तो नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं है, प्लस 2j कैप माइनस, अब ये ऐसे मार रहे हैं तो यानी कि इफेक्टिव हाइट देख लो कम हो रही है, -5k कैप। तो अब आपसे पूछा जाए अच्छा भाई कहाँ जाएगा ये, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाले। तो अब आप देखोगे अच्छा, ओवरऑल एक्स डायरेक्शन में 5i कैप हो रहा है, ओवरऑल क्या कहते हैं वाई डायरेक्शन में 5 + 2 दैट इज 7j कैप हो रहा है, ओवरऑल जेड डायरेक्शन में 7 - 5 दैट इज ओनली 2k कैप। यानी उसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल 5 लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 7 लग रहा है, बाकी जेड डायरेक्शन में इतना। ये है फोर्स के कंपोनेंट्स ऐसे एडिशन। अब जैसे एडिशन का है वैसे ही मैंने आपको बोला सब्ट्रैक्शन का भी हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स are equal, are equal only if their corresponding components
आर इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक वेक्टर है ए कैप, अब मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा हूँ A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा बी वेक्टर B1 आई कैप प्लस सॉरी B1 क्या A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, अगर ये दोनों पता है इक्वल कब होंगे, अगर A1 इज इक्वल्स टू A2 होगा, B1 इज इक्वल्स टू B2 होगा और C1 इज इक्वल्स टू C2। ध्यान रखना, अगर कोई आपसे से बोले कि अच्छा एक वेक्टर मैंने लिखा ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और आपसे कोई बोले अच्छा एक बी वेक्टर भी है, इसका है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो अब आप यहाँ पे देखोगे अच्छा वन इसका वन है, इसका भी वन है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे चल रहा है। तो आप सोचोगे अच्छा ये दोनों इक्वल ही तो है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे वेक्टर्स। रीजन, इनके कॉरस्पॉन्डिंग सारे इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इक्वल है तो भी हो गए, नहीं, सारे के सारे, ये भी 3 होना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए था, या फिर ये 1 होना चाहिए था, ये। अब ये क्या कह सकता हूँ कि मैं दोनों, हाँ भाई अब ये दोनों इक्वल है, ये अगर 1 है ये 3, तो दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है ना, एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, वो सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। साथ ही साथ मैं ये बताता हूँ, अगर आप क्या कहते हो किसी को किसी स्केलर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हो ऐसे, तो ये ना सारी की सारी डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे लैम्डा ए, इसको आप लिखोगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मतलब A1 मान लो इसको, B2 B1 और C1। तो अगर आपने किसी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है ना, तो वो इसके सारे कंपोनेंट से वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस ए वन वन भी लगाना है इसमें, प्लस लैम्डा C1 के कैप। इसका एग्जाम्पल ये, अगर मैं बोलता हूँ 2A वेक्टर, ट्वाइस ऑफ A वेक्टर, और अगर आपको मैंने बोला कि A वेक्टर जो है ना वो यही है, ये वाला, तो आप क्या करोगे, ट्वाइस इन सब का कर दोगे। तो ट्वाइस ऑफ A वेक्टर कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से किया तो 6 आई कैप, इसको 2 से करो 12 जे कैप प्लस इसको 2 से करोगे 2 के कैप। तो ये स्केलर हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। ओके, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। कोलिनियर वेक्टर्स, अगर आपको ध्यान हो तो क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि देखो, ये वेक्टर्स जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं सेम ही लाइन में हो। आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे कि वेक्टर्स फ्री मूव कर सकते हैं। अगर एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो आप इसको यहाँ से ले जाके नीचे भी लिख सकते हो, ये कोलिनियर है। ये लो, अगर मैं ये डायरेक्शन बना दी, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये सारे आपस में कोलिनियर है। तो आपको यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोलिनियर वेक्टर्स की खासियत क्या होती है, मतलब आपको फायदा क्या होता है कि अगर ये आपको पता चल जाए कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, या फिर आप पैरेलल भी बोल सकते हो, ऑफ कोर्स ये पैरेलल भी है। तो जब भी ऐसा होता है ना, मान लो ये है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, तो आप पता है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि जो बी वेक्टर है ना वो है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। क्या लिख सकते हो आप इसको, बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। कभी भी अगर ऐसी फॉर्म आती है तो आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि यार ये दोनों ना कोलिनियर वेक्टर्स है। इसका भी मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ अच्छे से। बी वेक्टर का मतलब B1 आई कैप, फिर ठीक है आप इसको लिख सकते हो B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, सॉरी C2 कह रहा हूँ, B3 के कैप। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, और ये है लैम्डा A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, अगर ये ऐसी फॉर्म है तभी आप बोल सकते हो वेक्टर जो है वो है कोलिनियर। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये आपका 6 आई कैप प्लस क्या कहते हैं 12 जे कैप प्लस 18 के कैप, और दूसरा वेक्टर है ये आपका है आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे आप इसको अगर ऐसे लिखते हैं, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यार ये जो है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। ओके, जो कॉमन आ रहा है उसको लिखो, क्या ये बन जाएगा ये, यस ये बन पा रहा है ऐसे कॉमन आ। वो कैसे, यहाँ से अगर आप 6 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस 12 जे कैप, सॉरी प्लस 12 जे कैप प्लस 12 नहीं 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब आप एक बात सोचिए, ये तो आपका बी वेक्टर था ना, तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये आ रहा है 6, और ये किसके बराबर है, ए वेक्टर के।
तो यानी कि आप ये लिख पा रहे हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ़ अगर मैंने आपको वेक्टर्स की ऐसे दे दी ना, दोनों वेक्टर, एक ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर, तो आप इसको देखते ही पता लगा सकते हो कि अच्छा, ये दोनों तो पैरेलल वेक्टर्स हैं या कोलिनियर वेक्टर्स है, एक ही बात है, यानी ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल, और ये कभी मीट ही नहीं करने वाले, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो आप वेक्टर्स को देख के ये वेक्टर फॉर्म को देख के ये ईज़िली बता सकते हो, क्या ये कोलिनियर है या ये कोलिनियर नहीं है। लेकिन अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये ज़रूर देखो आप। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप लिखोगे इतना, लैम्ब्डा A2 J कैप प्लस लैम्ब्डा A3 K कैप। आपको मैंने चीज़ बताई थी, ये दोनों वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल है ना, तो इनके ये कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि B1 जो है ना I कैप का कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के इक्वल होगा लैम्ब्डा A1 के। सिमिलरली B2 लैम्ब्डा A2 के। ऐसे ही वेक्टर्स लगाना मत भूलना भई। अच्छा, यहाँ तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई कैप देख ही रहा है उसको। क्योंकि यहाँ पे तो वेक्टर नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन देने का काम ये आई कैप कर रहा है। तो आपको ये भी बेनिफिट हो जाएगा, अच्छा आई कैप का काम क्या है, आप यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाएँगे, ठीक है? ये B3 आपका जो है लैम्ब्डा A3 के बराबर। तो यहाँ से बेटा देखो, आप लैम्ब्डा की वैल्यू ईज़िली निकाल सकते हो। कैसे? B1 अपॉन A1। ऐसे ही क्या कहते हैं, यहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी B2 अपॉन A2, ठीक है? और यहाँ से B3 अपॉन A3 लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा की वैल्यू ईज़िली मिल गई आपको, ठीक है? तो कैसे आएगी लैम्ब्डा की वैल्यू, आप यहाँ से निकाल लेते। 6 अपॉन 1 दैट इज़ 6, 12 अपॉन 2 अगेन दैट इज़ 6, 18/3 दैट इज़ 6। तो आप ये फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे आप वेक्टर को देख के पता लगा सकते हो कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है, और अगर है तो आप इसके जो स्केलर कंपोनेंट है वो भी फाइंड कर सकते हो इस लैम्ब्डा की वैल्यू को। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अब ये क्वेश्चंस आपको ईज़ी ही लगेंगे। एग्जांपल नंबर 4 देख लीजिए। मैं थोड़ा फास्ट कराऊँगा, ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, ज़ेड सो दैट द वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर्स है ए वेक्टर xi कैप प्लस 2j कैप प्लस zk कैप, एक वेक्टर दे दिया, और बी वेक्टर दूसरा दे दिया 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप। ये दोनों अगर इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको मैंने बताया था अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी x किसके बराबर आ गया 2। कभी-कभी क्वेश्चन में ना k कैप वाला टर्म इधर डाल देंगे, तो आपको अरेंज उसको ठीक करना है। अगर यहाँ तो बाद में दे रखा है z कैप, कभी-कभी पहले दे देंगे, j कैप का बाद में देंगे, तो आप उसको ऑटोमेटिकली ठीक करोगे पहले। तो x आ गया 2, y भी आ गया 2, z आ गया 1। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स इट इज 1। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें बोल रखा है ए वेक्टर, और यहाँ पे ए वेक्टर देखो आई कैप प्लस 2j कैप, यानी कि के कैप का कंपोनेंट नहीं है ना, तो आप इसको 0 के कैप भी लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ बस लिखने के लिए, ना भी लिखो तो चल जाएगा। तो इसका मतलब के डायरेक्शन में 0 मैग्नीट्यूड है। दूसरा बोला हुआ है भाई इसमें 2i कैप प्लस जे कैप। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, वो कह रहा है क्या इन दोनों के मॉड्यूलस सेम है? आपको सिखाया मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसी हिसाब से अगर इसका निकालोगे तो बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये देख लो कितना आ रहा है आपका √5 आ जाएगा। सिमिलरली इसका देख लो, इसका आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 के का। तो 0 ना भी लिखते तो चलता, ये भी √5 आ रहा है। हाँ भाई, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये कह रहा है अच्छा दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहे हैं, तो क्या ये दोनों वेक्टर भी आपस में इक्वल होंगे? आप रीज़न लिखोगे नहीं। रीज़न, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो इक्वल नहीं है दोनों के। सेम वाई वाले भी इक्वल नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई ऑल्दो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट क्या कहते हैं डायरेक्शन नहीं है। तो आप सीधा लिख दोगे two vectors are not equal since their corresponding components are not equal, या फिर are distinct, अलग अलग है corresponding component। तो ये हो गए आपके दो एग्जांपल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल 6। आपसे पूछा है फाइंड द यूनिट। हाँ देखो कितना सिंपल सा सवाल है। ए वेक्टर दे दिया, आपको क्या पूछा है, क्या कहते हैं आपको पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। आपको यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है, सिंपल एज दैट। तो आपको मैंने सिखाया था यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है ये होता है फॉर्मूला। तो आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देख लो कितना आता है, 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज रूट 14। तो रूट 14 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका काम क्या है, बस इसको यहाँ पे पुट करना। ए वेक्टर को आप क्या लिखोगे, ये तो ए कैप है, यही निकालना है यूनिट वेक्टर, तो इसको तो यही लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप अपॉन इसकी जगह लिखोगे रूट 14। अब आपका काम क्या है, ये स्केलर है, स्केलर को इन सब के साथ डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 2 रूट 14 आई कैप प्लस 3 बाय रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप। ये आपका आ गया इतना। तो ये बेटा आपका आ गया है वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ गया इसकी डायरेक्शन। वो लाइन एक्स्ट्रा यूज करके अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो इट इज अंडरस्टूड कि इसी डायरेक्शन में बात कर रहे हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन अपने आप से ऐड कर देता हूँ इसमें, कि आपको बोलूं कि एक वेक्टर निकालो इसी डायरेक्शन में हैविंग मैग्नीट्यूड 5। मैंने बोला हैविंग मैग्नीट्यूड 5, मतलब मैंने बोला इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड हो 5। तो इसको कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत एक सिंपल प्रोसीजर होने वाला है। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो देख लो कितना आ जाएगा। ये आपने निकाल दिया यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, अब इसका मैग्नीट्यूड से अभी कुछ लेना देना नहीं है, ये तो आपका यूनिट वेक्टर। अगर अब आपको मैंने बोला मैग्नीट्यूड 5 का चाहिए हमें, तो आप क्या करोगे, इसको 5 से एक बार मल्टीप्लाई कर देना इस वेक्टर को, इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, देख लो भाई कितना आ जाता है। तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, ये आएगा 10 बाय रूट 14 आई कैप प्लस 5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 जे कैप बाय 14, और ये आ जाएगा 5 के कैप बाय रूट 14। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना भाई, अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर दो, ये आपका 100 अपॉन 14 आ जाएगा, 225 अपॉन 14 प्लस ये आपका आ जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन 14। तो आप इसको ऐड कर लेना, ये आ जाएगा 250, क्या कहते हैं 250 350 बाय 14, 350 बाय 14 7 से जाएगा 750 बाय 2 25, देख लो 5 आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या कहते हैं फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर बट हैविंग मैग्नीट्यूड 3, तो आप क्या करोगे, हमेशा पहले यूनिट वेक्टर निकालना, इससे क्या मिल जाएगी आपको डायरेक्शन। और बोला 3 का, तो इसको बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया वेक्टर बन जाएगा वो, इस केस मैंने जैसे 5 बोला, तो 5 के केस में ये आ गया नया वेक्टर। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो इसी की डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि इसी के कोलिनियर है, बट इसका मैग्नीट्यूड 5 है। दैट्स इट। अब आप देखिए, जैसा मैंने ये आपको बताया, इसी पे बेस्ड है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें बोला है कि एक वेक्टर है ए वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप, आपको निकालना है वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। इसकी डायरेक्शन में ना, तो आपको इसके डायरेक्शन के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। वो किससे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको भी सिखाया था, तो मैं डायरेक्टली यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ इसके। इसके यूनिट वेक्टर ये आएंगे, ठीक है, ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, पूरा आप कर लेना इसको। इसके यूनिट वेक्टर आ गई है, ठीक है। अब उसने बोला इसका मैग्नीट्यूड पता है कितना होना चाहिए, 7। तो आप क्या करना, 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब आप 7 इंटू ये करोगे ना, ये पूरा 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 7 बाय रूट 5 आई क्या प्लस 7 टू 14 बाय रूट 5 जे क्या। तो ये आपका, सॉरी यहाँ माइनस था यार, तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। तो ये आपका बन गया, दिस इज अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ऑफ दिस बट मैग्नीट्यूड 7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 भी इजी है। इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। अब उसने देखो घुमाया क्वेश्चन, उसने बोला कि यूनिट वेक्टर निकालो, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, सम ऑफ दिस। तो एक ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा बी वेक्टर दे रखा है। अभी मैंने आपको सम निकालना सिखाया था, और इस सम को ना लेट कर लो आप सी वेक्टर। तो इन दोनों का सम इजीली निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं सम, मान लो 2i कैप दिया है, 2j कैप दिया है, माइनस 5k कैप दिया है, फिर ये वाला दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो सम कैसे निकालते हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड करके। तो ये आएगा 4i कैप
प्लस 3j कैप माइनस 5 प्लस 3 दैट इज माइनस 2k कैप। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला है, डायरेक्शन मानिए मांगी है ना। डायरेक्शन का मतलब इसके सम का यूनिट वेक्टर, सम क्या है सी वेक्टर, तो सी कैप निकालने के लिए उसने बोल दिया आपको, तो सी कैप ऐसे निकल जाएगा। अब आपके पास ये आ गया तो आप मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे, सिखाया था मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 4 दैट इज रूट 29 आ रहा है। तो सी वेक्टर ये है, इसको बस रूट 29 से डिवाइड कर देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, तो यही आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8 राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक चीज डायरेक्शन रेशियोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियोज पे ही है। तो डायरेक्शन रेशियोज बहुत सिंपल चीज है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं ऐसे पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आपने आई कैप जे कैप और के कैप जाना है ना, तो इस पे बेस्ड कैसे होएगा। देखो लास्ट क्लास मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनना भाई। ये डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ध्यान रखना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले 3D में। बच्चों को फालतू में इसमें कंफ्यूजन रहती है, आपको बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे बोला ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ ना डायरेक्शन रेशियोज, तो इसका मतलब मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स मांग रहा हूँ आपसे, सीधे सीधे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या होंगे इसके, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई इसका डायरेक्शन रेशियो 1, तो डायरेक्शन रेशियो हुआ a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, v इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं आप एक काम करो, डायरेक्शन रेशियोज को तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो, डायरेक्शन रेशियोज को, डायरेक्शन रेशियोज हो गए इसके 1 कॉमा 1 एंड माइनस 2। ठीक है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्या है ये, कोऑर्डिनेट्स ही तो होते हैं ये, उसके पोजीशन किसी पॉइंट की पोजीशन के, तो इनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन, मान लो कि ये आपको जो मैं लास्ट क्लास में कराया था ना, ये मैंने इसके रिस्पेक्ट में कराया था, कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड। तो ये तो बेटा हो गया डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइंस पता है क्या होते हैं, आपको सिखाया है निकालना मैंने, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिमिलरली जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, सिंपल। तो डायरेक्शन कोसाइन, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज रूट 6 आ रहा है, तो 1 बाय रूट 6, ये 1 बाय रूट 6, ये माइनस 2 बाय रूट 6। तो ये हो गया बेटा इसके डायरेक्शन कोसाइन। अब मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ, लास्ट है ये आज की क्लास का। अगर आप ध्यान दोगे ना, मैं आपको अगर इसका बोलूंगा कि भाई इसका यूनिट वेक्टर निकालो, अब आप रिलेशन मैच करना, जब आप बेटा यूनिट वेक्टर निकालोगे ना, तो पता है यूनिट वेक्टर यही निकलेगा, आई कैप प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप माइनस 2 बाय रूट 6 के कैप। तो इससे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि जो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, इसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज वही डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, ध्यान रखना किसके, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोले तो आई का, जे का, जेड का कंपोनेंट, ये जो होते हैं यही उसके डायरेक्शन कोसाइंस के बराबर होते हैं। यानी अगर इस वेक्टर के अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल देते ना और उसी के ये कंपोनेंट्स लिख देते, तो यही डायरेक्शन कोसाइंस होते। लेकिन अगर आप ये डायरेक्टली लिख देते तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते। सो दिस इज इट। हाँ तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे कि कैसे हम क्या कहते हैं दो वेक्टर्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए वेक्टर फॉर्म करते हैं, मतलब दो पॉइंट्स हैं तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, फिर स्केल सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में अगर आपको समझ में आया प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें। क्या कहते हैं आप, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।